नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक व सब्सक्राइब करें। हिंदू जन जागृति समिति व राष्ट्रीय श्री राम सेना सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आगामी 11 फरवरी को स्थानीय नेहरू मैदान पर फायर ब्रांड नेता व हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह की सभा आयोजित करने का नियोजन किया जा रहा था, जिसे लेकर आयोजकों द्वारा अपने स्तर पर तैयारी करना शुरू कर दी थी। परंतु टी राजा सिंह द्वारा दिए जाने वाले उत्तेजक व प्रक्षोभक भाषणों को ध्यान में रखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने इस सभा के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मंडल न्यूज ने विगत 29 जनवरी को ही इस बारे में अंदेशा जता दिया था कि संभवतः पुलिस द्वारा इस आयोजन के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा इस जनसभा के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु दिए गए पत्र का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा गया कि टी राजा सिंह अपने भाषणों के दौरान बेहद प्रक्षोभक व विवादास्पद बयान देते हैं। यदि नेहरू मैदान में होने वाली सभा में भी वे इसी तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं तो इससे अमरावती शहर में कानून व व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अंततः इस सभा हेतु पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार किए जाते ही अब सभी की निगाहें इस बात की ओर टिकी है कि क्या अनुमति नहीं रहने के बावजूद भी आगामी 11 फरवरी को नेहरू मैदान पर सभा का आयोजन किया जाता है और इसमें टी राजा सिंह द्वारा उपस्थित रहकर अपने अंदाज में उपस्थितों को संबोधित किया जाता है। गत रोज राज्य के गृह विभाग द्वारा आईपीएस अधिकारियों के तबादले व प्रमोशन के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को आईजी की रैंक बहाल करते हुए अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के पद को भी डीआईजी रैंक से बढ़ाकर आईजी रैंक के समकक्ष किया गया तथा सीपी रेड्डी को इस पद पर कायम रखा गया। ऐसे में सीपी रेड्डी आज पहली बार आईजी रैंक प्राप्त पुलिस अधिकारियों के तौर पर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जिनकी पुलिस आयुक्तालय ने शानदार अगुवानी करते हुए उन्हें आईजी रैंक अफसर को दी जाने वाली सलामी भी दी। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूकनायक अखबार की शुरुआत कर गोर गरीब वंचित बहुजनों को न्याय दिलाने का कार्य किया। मूकनायक पत्रकार दिन यह शासन स्तर पर किए जाने के लिए हम स्वयं एक पत्रकार संगठन के अध्यक्ष होने के नाते शासन से मांग करेंगे। कुछ इस तरह के वक्तव्य जिला मराठी पत्रकार संघ अध्यक्ष तथा दैनिक अमरावती मंडल व मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहे। वे स्थानीय भीम टेकड़ी स्थित विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन में बोल रहे थे। इस समय उनके साथ सकाल ग्रुप के समूह संपादक राहुल गटपाले, पूर्व लेडी गवर्नर कमलाताई गवई, श्रमिक पत्रकार संगठन सचिव रविंद्र लाखोडे, दूरदर्शन के प्रतिनिधि यशपाल वरटे, IBN लोकमत के संजय शेंडे भी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दैनिक विदर्भ मतदार के संपादक एडवोकेट दिलीप एडतकर ने की। 1920 मध्ये मूकनायक सुरू झालं आणि त्यावेळेस कायदा होता PRP 1 जे आपल्या गुलाम देशात इंग्रजांनी बनवलेला कायदा होता आणि त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळेस मराठी मंत्री कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होते आणि त्याच्यामुळे त्यांना त्या वृत्तपत्राचा संपादक होता आलं नाही आणि त्यांनी अमरावतीच्या एका भटकर नावाच्या व्यक्तीला त्या वृत्तपत्राचं संपादन केलं। पण त्यांनी असं मी गुगलमध्ये वाचलं आहे सगळं, 19 सुरुवातीच्या 19 अंकात आपल्या पाक्षिकातले अग्रलेख त्यांनीच दिली। छत्रपती शाहू महाराजांनी 2500 रुपये मदत केली आणि त्यानंतर गोदरेजचे मालक नवल भटेना त्यांनी त्यांना मदत केली, त्यामुळे तो वृत्तपत्र 3 वर्ष चालू शकला। 3 वर्षानंतर आर्थिक योजना आणि व्यवस्थापनाच्या काही अडचणीमध्ये तो वृत्तपत्र बंद करण्यात आला। पुढे छापून यायचे नंतर मी वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात राहिलो तर तरी सुद्धा 11व्या वर्गातला मुलगा येऊन काय काढत असेल तर कोण सांगेल, कशाला सांगेल? मी कदाचित त्याची क्वालिटी नसेल त्यावेळेस, मला माहिती नाही, मला त्यावेळेस होतं की असा देखील मी मतदाराच्या कार्यालयात गेलो, तिथे लेख दिला आणि माझा पहिला लेख संपला। त्याने माझं नुकसान पुन्हा मला वाटलं की आणखी आपण लिहायला पाहिजे, आणखी वेगळ्या ठिकाणी लिहायला पाहिजे आणि मी आणखी एका वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात गेलो आणि तिथे माझा लेख दिला। बहुजनांच्या आदेशांना सर्वप्रथम अभिवादन। आज या
श्री राहुल मेळपाले, दैनिक मंडल व मातृभूमी संपादक श्री अनिल जी अग्रवाल। आगामी अप्रैल माह में संसदीय आम चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में मौजूद सरकार के अंतिम बजट के तौर पर अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। यह बजट आम जनता के लिए इतना हितकारी है कि लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, इसे लेकर मंडल न्यूज ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं व पदाधिकारियों से बात करते हुए उनकी प्रतिक्रिया जानी। इसके तहत अलग अलग दलों के नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनकी नजर में यह बजट किस तरह का है। सांसद नवनीत राणा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट को विकसित बताया। उन्होंने कहा कि 2047 तक राष्ट्र को विकसित करने की योजना और काम बजट में साफ परिलक्षित हो रहा है। किसानों, महिलाओं, युवाओं को रोजगार देने वाला एवं जन जन के सपनों को साकार करने वाला मोदी जी का विजन बजट में है। अंतरिम बजट रहने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले प्रावधान किए गए हैं। बजट त्याच्यामध्ये आशा वर्कर पासनं ते अंगणवाडी, आशा वर्करचे येणारा भविष्य कशा ग्रो झाला पाहिजे, अंगणवाडीच्या माध्यमातून जे मुलं आहे त्यांच्या भविष्याला रिलेटेड करणारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला मजबूत करणारा आणि टॅक्समध्ये ज्या पद्धतीने रिलीफ आमच्या देशाचे लोकांना पाहिजे त्याला खूप मोठा सपोर्ट देणारा आणि देशाचे प्रधानमंत्रीजींचं जे स्वप्न आहे 2047 पर्यंतचा बजट हा इम्प्लिमेंट होणारा बजट आहे, ग्राउंडवर रियालिटीमध्ये काम करणारा बजट आहे। इन्फ्रास्ट्रक्चर या देशाचा मजबूत झाला पाहिजे त्याच्यासाठी हा बजट आहे आणि अन्नदाता आमची शेतकऱ्यांना येणारा भविष्य त्यांच्या चांगल्या पद्धतीने मजबूत झाला पाहिजे त्याच्यासाठी बजट आहे। तर मला वाटते देशाचे लोकांना, महिलांना, युवकांच्या रोजगारबद्दल जो हे बजट आहे, येणारा भविष्य त्यांना जे त्यांनी स्वप्नात पाहिलेला या देशामध्ये राहणारे नागरिक हा हकीकतमध्ये होताना करताना आपले देशाचे प्रधानमंत्रींनी हा जो बजट आणला त्याच्यासाठी देशाचे सगळे लोकांच्या अपेक्षामध्ये खरे पद्धतीने आमचे देशाचे प्रधानमंत्री उतरले हैं। राज्यसभा सांसद तथा भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने निर्मला जी के 6वें बजट को विकसित भारत का नया रोड मैप करार देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने सभी घटकों को समान न्याय देने का प्रयत्न किया है। मोदी सरकार जुलाई में अर्थसंकल्प प्रस्तुत करेगी। देश के किसान, महिला, युवा, उद्योजक क्षेत्र, फुटकर व्यापारियों सभी को नई ऊर्जा और समृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है। अकोला के सांसद संजय धोत्रे ने स्वाभाविक रूप से वित्त मंत्री निर्मला जी के संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट का स्वागत कर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को सबल बनाने वाला बजट है, क्योंकि महिलाओं के लिए भरपूर लोन योजनाएं प्रस्तुत की गई है। इसमें महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने का मार्ग प्रशस्त होगा। विधान परिषद सदस्य व भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बेहद जोरदार बजट पेश किया है, जो समाज के सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट साबित होगा। इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने आज के अंतरिम बजट को मोगम और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव को सामने देखकर मनमानी घोषणाएं मोदी सरकार कर रही है। किसान परेशान हैं, उनके मुंह को पत्ते पोंछे गए हैं। युवाओं और बेरोजगारों के लिए कोई नियोजन नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम नहीं किए। तुम्ही बघितलं तर काही नियोजन झालेलं नाही आहे। बेरोजगारांसाठी काही नियोजन झालेलं नाही आहे। पेट्रोल डिझेलचे भाव तेवढेच आहे। शेतकऱ्यांना शेतीच्या किमतांना भाव मिळत नाही आहे। आज बघा कपाशी एवढ्या खाली पडलेली आहे। एवढा भाव कमी याच्या आधी कधीच नव्हता। 2009 मध्ये 10-11चा भाव मिळत होता। आज 400-4,000च्या खाली भाव देतोय आणि प्रत्येकाला म्हणतायत की तुम्ही जा अयोध्येला दर्शन करून या आणि इथं बजेटमध्ये शून्य आहे। अंगणवाडी ताईसाठी काही नाही आणि विदर्भासाठी तर काहीच नाही। आशा ताईसाठी काही नाही, शिक्षकांसाठी काही नाही, बेरोजगारांसाठी काहीच नाही। मोर्शी के विधायक देवेंद्र भुयार ने अर्थसंकल्प को महाराष्ट्र और किसानों के घावों पर नमक मलने जैसा बताया। यह भी आरोप लगाया कि जिन राज्यों में भाजपा को चुनावी सफलता मिली है, बजट में उन्हें फंड भी दिया जा रहा है, महाराष्ट्र के हिस्से में कुछ नहीं आया।
अमरावती के पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए अंतरिम बजट को लेकर उम्मीद थी कि चूंकि यह चुनावी साल है, अंततः इस बार बजट में मध्यम वर्गीयों के लिए काफी हद तक राहत मिल सकती है, जिसके चलते पूरे देश की निगाहें इस बजट की ओर लगी हुई थी। परंतु बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली। भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष तथा एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा कि इस बजट को लेकर विपक्ष के पास आरोप लगाने का भी मौका नहीं है कि यह चुनावी बजट है, क्योंकि इसमें आगामी चुनाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई है, बल्कि यह पूरी तरह से विकास पूरक बजट है। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में 11% की वृद्धि की गई है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार की निर्मित होगी। इसके अलावा सभी योजनाओं में टारगेट को बढ़ाया गया है। इससे योजनाओं की व्याप्ति और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। भाजपा के प्रदेश सदस्य दिनेश सूर्यवंशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शीय व सर्वसमावेशी अंतरिम बजट पेश किया है, जिसमें समाज के सभी तबकों का बेहद बारीकी के साथ ख्याल रखा गया है। भाजपा अमरावती लोकसभा प्रभारी निवेदिता चौधरी ने अर्थसंकल्प से सही मायनों में विकसित भारत की नींव रखे जाने की सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त फंड तैयार कर युवाओं हेतु आरक्षित रखने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। इससे संशोधन और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिल्पा चौधरी पाचघरे ने अर्थसंकल्प को समावेशक और प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना के विकसित भारत पर बल देने वाला बताया है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया गया यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, ऐसा शिवसेना उबाटा के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तक तो पिछले बजट में घोषित की गई योजनाओं पर ही अमल नहीं हो पाया है। वही अब ये नए बजट में नई लोक लुभावन घोषणाएं भी की गई है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर ने कहा कि शिक्षा पर 1,12,000 करोड़ का प्रावधान वित्त मंत्री ने किया है, किंतु गरीब और समाज के अंतिम घटक को शिक्षा मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। देश में 149 विमानतल बनाए जाने की घोषणा हो रही है। अमरावती के विमानतल का क्या होगा, इस पर सांसद महोदया केवल फंड मंजूर होने की बात हर 6 माह में करती है। देश की खजांची निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में सतत 6वां बजट प्रस्तुत किए जाने से महिला वर्ग ने जहां सम्मान का एहसास किया, वही अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग की आयकर सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद पूर्ण नहीं हो सकी। परंतु चुनावी वर्ष रहने से अंतरिम अर्थसंकल्प की मर्यादाओं को देखते हुए अमरावती के व्यापार जगत बैंकर्स ने बजट को अच्छा बताया। वही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नया कुछ नहीं है। अमरावती मंडल न्यूज द्वारा ली गई आम जनता से लेकर विशेष जानकारों की प्रतिक्रिया में अधिकांश ने सकारात्मक बातें सीतारमणन के बजट को लेकर कही। शहर की सफल अभिनंदन बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोथरा ने अर्थसंकल्प पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि 2047 तक भारत विकसित रहने की उम्मीद जताई गई है। लगता है कि सरकार जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है उस पर खरा उतरेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद कलंत्री ने बताया कि बजट में देखा जाए तो नया कुछ नहीं है। आयकर छूट सीमा में परिवर्तन नहीं किया गया, जिसमें मिडिल क्लास की अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई है। महिला वर्ग को उद्यम क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके लिए प्राथमिकता से लोन व्यवस्था की गई है। कारपोरेट टैक्स 22% तक घटा दिया गया है। सीए संदीप सुरानन ने कहा कि महिला वित्त मंत्री का यह सतत 6वां बजट है। पीएम आवास योजना में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किराए के घरों में रहने वाले लोगों को भी अपना स्वयं का घर का सपना पूरा होने के आसार है। सीए अभय साहू ने कहा कि अंतरिम बजट रहने के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैडम की घोषणाएं स्वागत योग्य है। अधोसंरचना को बढ़ावा दिया गया है, जिसका प्रत्येक स्वागत ही करेगा। सोलर पैनल लगाने पर 1 करोड़ लाभार्थियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सीए राजेश पटेल ने कहा कि यह बजट अंतरिम होने की वजह से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट विकास लक्ष्य एवं दूरगामी दूरगामी प्रभाव रखने वाला है। सीए रतन शर्मा ने बताया कि यह अंतरिम संयुक्त वित्त बजट इस बात का प्रमाण है कि हमारी आर्थिक ताकत ने देश को व्यापार और सम्मेलन पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को अंत तक सहायता प्रदान करती है।
सीए आशीष हरकुट ने कहा कि चुनाव से पहले का अंतिम बजट रहने से सरकार ने कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया है। टैक्स रेट और टैक्स लिमिट में भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अमरावती महानगर चैम्बर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने अंतरिम बजट को लेकर कहा कि 3 रेल कॉरिडोर और 15 नए एम्स अस्पताल बनाए जाने की घोषणाएं सराहनीय है। एम्स अस्पतालों से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो रही है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भंसाली ने कहा कि भले ही अंतरिम बजट है, फिर भी लंबे समय से सोना चांदी पर जीएसटी घटाए जाने की मांग वित्त मंत्री ने अनदेखी की है। 3% जीएसटी बहुत ज्यादा है क्योंकि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 12वीं की प्रात्यक्षिक परीक्षा कल 2 फरवरी से शुरू होने वाली है। आगामी 20 जनवरी तक यह परीक्षा चलेगी। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से तथा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने वाली है। इससे पहले विद्यार्थियों की प्रात्यक्षिक परीक्षा ली जाएगी। आगामी 1 मार्च से कक्षा 10वीं तथा 21 फरवरी से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले दिन प्रथम भाषा तथा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी का पर्चा दिया जाएगा। ऐसे में राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और विद्यार्थियों को उनके प्रवेश पत्र उनकी शालाओं से मिल सकते हैं। शालाओं द्वारा इन प्रवेश पत्रों को लेकर बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके बाद शालाओं द्वारा विद्यार्थियों के ब्यौरे व परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी की पड़ताल करना आवश्यक रहेगा। साथ ही प्रवेश पत्र में कोई भी त्रुटि रहने पर उसे बोर्ड के ध्यान में लाते हुए उस त्रुटि को तुरंत दुरुस्त करना आवश्यक रहेगा ताकि विद्यार्थियों को एन परीक्षा के समय किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रभाग न्याय साफ सफाई करने वाले ठेकेदारों को मनपा आयुक्त ने 1 माह की बढ़ाकर दी समयावधि 31 जनवरी को समाप्त होने के बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए आयुक्त देवीदास पवार ने देर रात जोन न्याय ठेका लेने वाले ठेकेदारों को गुरुवार 1 फरवरी से काम शुरू करने हरी झंडी दे दी। इसके मुताबिक आज मनपा 5 जोन में नए ठेकेदारों द्वारा जोन न्याय साफ सफाई काम की शुरुआत कर दी है। 5 जोन में कुल 132 नए वाहन कचरा संकलन के लिए लगाए गए हैं। बुधवार 31 जनवरी को प्रभाग न्याय साफ सफाई का ठेका समाप्त होने के बाद आज से जोन न्याय साफ सफाई की शुरुआत की गई, लेकिन सड़क और बस्तियों की साफ सफाई करने वाली महिला कर्मचारियों को काम पर न लिए जाने से आज शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से इन महिला सफाई कामगारों के साथ मनपा पर हल्ला बोल किया गया। मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा कर 2 दिन के भीतर सभी महिला कामगारों को काम पर लेने का आश्वासन दिया है। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से सगे संबंधी शब्द का उपयोग करने पर अमरावती के सकल ओबीसी समाज ने ऐतराज दर्ज किया है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाज की तरफ से सामाजिक न्याय विभाग सचिव के नाम निवेदन देकर न्यायमूर्ति सुनील सुके, ओम प्रकाश यादव, अंबादास मोहिते की पिछड़ा वर्ग आयोग से नियुक्ति रद्द करने की मांग भी की गई। एलएलबी के तीसरे वर्ष के 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों का 31 जनवरी को परिणाम घोषित हुआ है। इसमें कुछ विद्यार्थी लैंड लॉ विषय पर अनुपस्थित दिखाए गए हैं, मगर सीधे विद्यापीठ के अंतर्गत वो निकाले गए परीक्षा परिणाम पर युवक कांग्रेस ने आक्षेप उठाते हुए विरोध किया। इस दौरान विद्यापीठ कुलगुरु को निवेदन सौंपते हुए परिणाम में दुरुस्त करने की मांग युवक कांग्रेस की ओर से की गई है। जिले के स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत रहने वाले स्वास्थ्य अधिकारी का रजिस्ट्रेशन संबंधी बारीकी से जांच करने की मांग प्रहार जनशक्ति संगठन के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने की है। अमरावती शहर के राजापेट जोन के रविनगर चौक के एक खुले भूखंड में पिछले 1 साल विज्ञापन का अवैध होर्डिंग किसी ठेकेदार द्वारा लगाया गया है। इस अवैध होर्डिंग को तत्काल निकालने अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी युवा सेना महानगर प्रमुख राहुल माटोडे के नेतृत्व में मनपा प्रशासन को किया गया है। आंदोलन की चेतावनी मिलते ही मनपा के बाजार परवाना विभाग ने आज अवैध होर्डिंग को तत्काल निकाल लिया। बडनेरा शहर के नई बस्ती स्थित एफएसएस स्कूल व्यवस्थापन द्वारा स्कूल फीस बेहताशा बढ़ाए जाने से अभिभावकों में तीव्र रोष व्याप्त है। आज सुबह सैकड़ों पालकों ने एसएफएस स्कूल पर हल्लाबोल किया और मुख्याध्यापक से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन पालकों के तीव्र रोष को देखते हुए मुख्याध्यापक सामने नहीं आए। अब सभी पालकों ने शुक्रवार 2 फरवरी को फिर से शाला पहुंचकर मुख्याध्यापक से चर्चा करने का निर्णय लिया है। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता मंच और प्रेम किशोर सिक्ची चैरिटेबल ट्रस्ट बलगांव द्वारा सिक्ची रिसोर्ट बलगांव में संवाद अभियान किया गया। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी, सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल, सरपंच सुधीर उगले, ट्रस्ट के प्रेम किशोर सिक्ची उपस्थित थे।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।